अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मई में जो जंग हुई है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कुछ अहम इंकशाफात है। पाकिस्तान का केस मजीद स्ट्रांग करती है रिपोर्ट। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। इसके बाद मुफाहमत और कौमी कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ये कौमी कॉन्फ्रेंस कर तो रही है, हुकूमत के किसी भी डेलीगेशन को दावत नहीं दी गई। दूसरी तरफ एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर नीचे आए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में सर्दी है, गजा में अमवात में इजाफा हो रहा है और पूरी दुनिया खामोशी से इसका तमाशा देख रही है। आगाज करते हैं पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन आज रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और खुसूसी माहिरीन ने मई 2025 में होने वाली पाक भारत जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए भारत के हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। यूएन माहिरीन की रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत करते करते हुए कहा गया कि भारत के एक तरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। माहिरीन का कहना है कि भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल यूएन चार्टर के खिलाफ है। भारत ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पेश की इत्तला न देना मतलूबा तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी है। यूएन के माहिरीन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने। भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई, कई शहरी जाँ भाग और कई जख्मी हुए। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत काबिल एतबार शवाहिद ना दे सका। पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक शुदा तस्लीम नहीं है। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का भरपूर हक हासिल था। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की भरपूर तस्दीक करते हुए भारत की जानिब से मुआहदे को इल्तवा में रखने के ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी इंसानी हकूक को मुतासिर कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता और ये मुआहदा इस वक्त तक नाफिज रहता है जब तक दोनों हुकूमतें बाहमी रजामंदी से नए मुआहदे के जरिए इसे खत्म न करें। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने मोदी सरकार से 5 अहम सवाल किए थे और वो सवाल कुछ यूं हैं जिनका जवाब वो दे नहीं पाए थे। सवाल नंबर 1, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत मौजूद है? सवाल नंबर 2, क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का इजाला करेगा या इस पर माफी मांगेगा? सवाल नंबर 3, क्या भारत सिंध तास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करने और पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी करेगा? सवाल नंबर 4, क्या भारत सिंध तास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? सवाल नंबर 5, बताया जाए कि भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का इरादा रखता है? भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सवालात के जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, कामरान यूसुफ साहब, माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चिश्ती साहब, आपसे आगाज करते हैं। जो रिपोर्ट मंजर आम पे आई है, अब ये यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की इंडोर्समेंट है। इसमें जो इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी की गई, पाकिस्तान के हक के दिफा को माना गया, सिंध तास मुआहदे के ऊपर जो निचले धारे पर रहने वाले लोग हैं उनके हक के हवाले से बात की गई। ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट की जो मंदरजात हैं और इसको फिर अब आगे किस तरह, क्योंकि डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल किया जाना है और खैर आगे के जो मामलात है भारत के साथ उसमें एक केस स्टडी भी है, तो ये रिपोर्ट इस लिहाज से कितनी अहम है और इसके क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आपने इन्वाइट किया और मेरे लिए कोई सरप्राइज इसलिए नहीं था कि ये सब कुछ हिंदुस्तान की चॉइस से शायद हो रहा है। चाहे नोइंगली या अननोइंगली वो इस ट्रैप में चलते आ रहे हैं और आज के नहीं चलते आ रहे हैं, कई महीने हो गए, 6 महीने हो गए, देख लें ना। वो इस केस को छोड़ रहे हैं, इसी वजह से दुनिया नहीं छोड़ रही है। मैं कॉन्फ्लिक्ट के फौरन बाद, मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद नेक्स्ट मंथ ही मैं अमेरिका और कनाडा गया था कुछ लेक्चर्स के लिए और कुछ इंटरव्यूज देने थे। मुझे वो याद आ गया कि जब मैंने सून आफ्टर मैंने वहां पे एक कनेडियन सिख थे और इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया और उन्होंने एंड में मेरे से पूछा कि हिंदुस्तान का आप एज अ फाइटर पायलट क्या कहेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है?
تو میں نے کہا کہ فائٹر پائلٹ کو تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو لاسٹ ڈچ منور یا اسکیپ منور آپ ہمیشہ ایک رکھتے ہیں ان ہینڈ ریڈی، جس کو ایگزٹ اسٹریٹجی کہنی چاہیے، چلے سمپل لفظوں میں، جس کا مطلب ہے کہ ہم جب مشکل سچویشن میں گر جائیں تو آپ کو ایگزٹ پلان کرنا چاہیے، جیب میں رکھنا چاہیے. تو میں نے کہا اگر ہندوستان سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے پہلے لانچ کیا اٹیک ہمارے پاس، انیشیٹو ان کے پاس تھا، ٹائمنگ ان کی مرضی کے تھے، انٹینسٹی ان کی مرضی کی تھی، جگہ انہوں نے خود چنی، رات کے 12:30 بجے کا وقت انہوں نے تعین کیا. تو یہ سارا کچھ جب ان کے ہاتھ میں تھا تو قوم توقع کرتی ہے کہ ہماری وار ٹرافی کہاں ہے. تو وار ٹرافی تو نہیں دے سکے، پھر ہندوستان کی لیڈرشپ بھی نہیں دے سکی، ملٹری بھی نہیں دے سکتی، اور خاص طور پہ ایئر فورس تو بالکل نہیں دے سکی. تو میں نے اس وقت ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ انڈیا کو چاہیے کہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی، گریسفل ایگزٹ پلان کر لیں تاکہ دنیا بھول جائے گی اس کو. پھر وہ آپ یہ مان لیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، اس دن ہمارا کامبیٹ ٹھیک نہیں ہوا یا جو بھی ایرر تھے ہم امپروو کریں گے، اور جب بھی ہوا کم بیک کریں گے. ہندوستان کی لیڈرشپ نے کنسسٹنٹلی کہا کہ ابھی تو سندور 2 باقی ہے، ابھی 3 باقی ہے، ابھی تو پاز ہے. تو آپ نے ایک تو دنیا کو سٹینڈ بائی موڈ میں رکھا، نمبر 1. اور ساری دنیا جرنلزم جتنی کر رہی ہے وہ فیک جرنلزم پہ تو نہیں چل رہی، شاؤٹنگ اور وار مانگرنگ پہ تو نہیں چلتی. سین میڈیا بھی زیادہ ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ہر گھر میں 200-300 چینل ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل کی ڈیوائس ہے، لوگ ویریفائی کر لیتے ہیں، کنفرم کر لیتے ہیں. تو آپ نے انڈیا کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے کیوریوسٹی نہیں کی، ایک ایلیمنٹ آف ڈیسپریشن میں خود بھی رہے اور دنیا کو بھی رکھا. اور امریکن پریزیڈنٹ کی بھی 60 دفعہ بات نہیں مانی جب تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ شاٹ ڈاؤن. ایک بات. تو یہ سب کے سب جو میں کینیڈا میں 6 مہینے پہلے کیا کیا تھا کہ گریسفل ایگزٹ پلان کر لیں، انہوں نے نہیں کیا. لوگ بھول جاتے ہیں، دنیا کے پاس بہت کچھ ڈسکس کرنے کو ہے، غازہ ہے اور بہت ساری جگہ ہیں جن پر ہم بات کرنا چاہیے، لیکن ہندوستان نے خود کیا. جب آپ یہ کریں گے تو ظاہر ہے آپ اگر آپ بھولنا بھی چاہیں گے تو آپ کو دنیا نہیں بھولنے دے گی، کیونکہ وہ ڈینائل موڈ میں ہے. اور ڈینائل موڈ میں ہوگا تو جیسے میں نے کہا کہ ہم بھی کاؤنٹر کریں گے اپنے اپنی لاجک کے ساتھ، ہم بھی اپنا لاجک لائیں گے اور ثبوت لائیں گے، دنیا بھی لائے گی. اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے. میرے لیے کوئی سرپرائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ ان کا خود چوائس کیا ہوا ہے. اور پھر آخری بات اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں نے شروع میں کہی کہ جب آپ کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے پھر آپ کے پاس obligation بھی زیادہ ہوتی ہے ٹو پروو کہ میں نے یہ کیوں کیا انیشیٹو، یہ میں نے اوفینس کیوں لانچ کیا. جو ڈیفینڈ کرتا ہے اس کے پاس ایک انہیرنٹ لمیٹیشن ہوتی ہے کہ میں تو ڈیفینسو تھا، نہ میری مرضی کا ٹائم تھا، نہ لوکیشن تھی، نہ انٹینسٹی تھی، نہ سرپرائز ایلیمنٹ میرے پاس تھا. ہم نے تو ڈیفینڈ کیا، الٹا ہم نے ڈیفینڈ کر کے ان کو سرپرائز دے دیا بجائے ہم سرپرائز ہوتے الحمدللہ. تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے تو ہندوستان کو اب بھی شاید اب تو گریسفل ایگزٹ تو نہیں رہ گیا، اب صرف ایگزٹ کی آپشن رہ گئی. اگر وہ اب بھی کرنا چاہے تو میرا خیال لے لیں. کامران، اس رپورٹ کا اس وقت منظر عام پہ آنا، پہلے مجھے بتائیے اس کا وزن، اس کی ٹائمنگ، اور ڈپلومیٹکلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو بیانیہ ہے اس کو ایک تقویت مل رہی ہے. بھارت کے لیے ڈپلومیٹک ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. اس کی ٹائمنگ، وزن اور اس کی اہمیت اور اس کا استعمال بھی جو اگر پاکستان کی ریاست نے کرنا ہے اپنے حق میں، ذرا ان ایسپیکٹس پہ روشنی ڈالیں. آئی تھنک سب سے پہلے تو اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو 5 یو این کے اسپیشل رپورٹیئرز تھے یا انہیں ایکسپرٹس کہتے ہیں، ان کو جو جنیوا بیسڈ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے انہوں نے یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ انڈیا پاکستان کے درمیان پہلگام واقعے کے بعد اس ایسپیکٹ کو دیکھیں کہ جو اس سے بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی کیا وائلیشن ہوئی ہے، جو ساؤتھ ایشیا کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہوئی ہے. تو اس پہرائے میں انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلگام واقعے کے بعد جو ساری صورتحال تھی اس کا جائزہ لیا. اور جو 5 یو این کے ایکسپرٹس تھے اپنے اپنے ایریاز میں، تو انہوں نے 2-3 چیزیں تو بڑی واضح طور پر سامنے آ گئیں. دیکھیں، جب 2 ملکوں کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو ہر جو ملک ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بہتر ہے. تو اس میں جب کسی تیسرے فریق کی طرف سے اور وہ نیوٹرل ہو، اس کا کسی کی طرف لیننگ نہ ہو، جب ان کی طرف سے پرسپیکٹیو آتا ہے تو آٹومیٹکلی وزن بڑھ جاتا ہے. اب اس کیس کے اندر آپ نے پوری سمری تو بتائی ہے. کلیئرلی یہاں پر جو پاکستان کا موقف تھا کہ پہلگام واقعے کے پیچھے پاکستان کا بالکل ہاتھ نہیں ہے، بھارت کوئی کنکلوسیو ایویڈنس بھی نہیں دے سکا. پھر جو انہوں نے جو بھی رائٹ ایکسرسائز کیا پاکستان کے خلاف، جو میزائل حملے کیے، وہ بھی یو این سیکیورٹی کونسل کو نوٹیفائی نہیں کیا، اور وہ بھی جو یو این کا چارٹر ہے اس کے بالکل مطابق نہیں تھا. پھر انڈس واٹرز ٹریٹی کو جو سسپینڈ کیا، اس میں بھی جو یو این کے ایکسپرٹس ہیں یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر یہ فرض کریں مان لیا جائے کہ پہلگام واقعے کے پیچھے پاکستان ملوث تھا، لیکن اس صورت میں بھی انڈس واٹرز ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا یہ بالکل بھی بین الاقوامی قوانین اور یو این چارٹر کے مطابق نہیں ہے. اب یہ جو پاکستان کے سٹانس کو ایک ونڈیکیشن ملی ہے جب 5 یو این کے ماہرین اس طریقے سے موقف کو انڈورس کرتے ہیں، تو آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسی فالو اپ میں انہوں نے جو ڈپلومیٹک کور ہے
ان کو بھی بریفنگ دی, کیونکہ اس وقت جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے جو مئی میں دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی ہوئی, اس میں پاکستان نے جو جہاز گرائے, جو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ پر, جو اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے انڈس واٹرز ٹریٹی اور اس کی سسپینشن. اور جو اس مہینے جو کچھ ہوا ہے, جو چناب ریور جس کا پاکستان کا اختیار ہے اس کے پانی کے اوپر, اس میں پچھلے 10-15 روز کے اندر کچھ ایسی بھارت نے شرارتیں کی ہیں کہ آل آف اے سڈن کبھی پانی کا بہاؤ تیز کر دیتے ہیں, کبھی کم کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک ایسے موقع کے اوپر جب گندم کی بوائی ہو رہی ہے اور جو فارمر پاکستان میں چناب ریور کے اوپر ریلائی کرتے ہیں تو وہ بالکل متاثر ہو رہے ہیں. تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی ایک ایڈوانٹیج ملا ہے. اب ہم کس حد تک اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں اپنے حق میں, دیٹ ریمینز ٹو بی سین. یہ کیپٹلائز کیسے کیا جانا چاہیے چشتی صاحب اس رپورٹ کو؟ اور دوسری بات ہے کہ جو پانی کو چھوڑنا, اس کو آنے دینا, یہ بھی ایکٹ آف وار ہی ہے, واٹر اگریشن ہے. سندور 2 کو کنٹینیو کرنے کی بات کرتا رہا ہے بھارت. کیا اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے یہ پانی کی جو چھیڑ چھاڑ ہے؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ان دنوں میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سسپینڈ بھی کیا ہے اور اس کو کنٹینیو یوز کریں گے, ہم اسی ایز اے ویپن ہی کہہ رہے تھے. ہم نے بھی یہ کلیئر کر دیا تھا کہ ایکٹ آف وار ہی ہوگا, کیونکہ پانی اپر ریبیرین جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان پر obligatory ہوتا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ اس ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے تو آپ پانی بند کر دیں گے. پہلی بات یہ ہے پانی کی ریسٹور کرنے کی الحمدللہ ہماری کیپیسٹی ہے. اگر کسی وجہ سے بلاکیڈ کیا گیا, آلدو ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اتنے اونچے ہائی آلٹیچیوڈ پر اگر آپ نے پانی کو روکنا ہے تو بہت ان کو میسو ڈیم بنانے پڑیں گے, انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا, جو کہ 1-2 سالوں میں نہیں بنتا. وہ تو آلریڈی ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم روک لیا ہے تو وہ روک لیں. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا وقت آیا کہ روک لیا گیا تو پھر ہمارے پاس صلاحیت الحمدللہ ہے. میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ خاص طور پر پاک فضائی کے پاس ہے کہ ہم واٹر ریسٹور کرنا اس قوم کی امیدوں کے مطابق کریں گے, لیکن وہ آنا نہیں چاہیے نوبت. اور کیونکہ یہ ایک واقعی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوگی, ایتھکس کی وائلیشن ہوگی. دیکھیے جب جنگ لگتی ہے نا وہ 2 فوجوں کے درمیان لگتی ہے, چاہے وہ لینڈ فورسز ہوں, ایئر میں ہوں, 85 جہاز ان کے آئے, 42 سوارے چلے گئے, یہ فورسز لڑ رہی ہوتی ہیں. جب آپ پانی بند کرتے ہیں تو آپ 25 کروڑ لوگوں کو کی لیونگ کو افیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لائف سٹائل کو, ان کی اکانومی کو obviously کرپل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایکٹ آف وار سے زیادہ ہے میرا خیال ہے, کیونکہ ایکٹ آف وار کنفائنڈ ہوتا ہے ٹو دا بارڈر ایریا, ٹو دا ایئر اسپیس, ٹو دا کنٹested skies, into the open seas. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی روکنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آلموسٹ سانس روکنے کے برابر ہے, یہ تو چوکنگ کرنے کے برابر ہے. تو وہ تو کوئی بھی ملک کا حق بھی ہوگا اور ہماری ریسٹور کرنے کی قابلیت ہے بھی. لیکن اللہ کرے کہ اس سے پہلے دنیا جس طرح ہمارے پیچھے اننوئنگلی اور نوئنگلی ہماری فیور میں آ رہی ہے, جو بیان دیتا ہے وہ ہماری فیور میں نکلتا ہے. ابھی کل ایرو میگزین جو برٹش ہے, ون آف دا موسٹ کریڈل میگزین ہے ایویشن کا, اس نے سارا کھول دیا, ٹیل نمبر بتا دیے. جو میں 6 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹیل نمبر ہیں آپ کے جہازوں کے, آپ ان کو اڑاتا ہوا دکھا دیں, چاروں کو اکٹھا اڑا دیں, جیسے ہم نے 2019 میں اپنے F-16 گنوائے تھے تو آپ بھی اڑا دیں, لیکن وہ نہیں کر سکے تھے. تو ایرو میگزین کل آیا تھا, آج یونائٹڈ نیشن کا بیان آیا ہے, کل کوئی اور آئے گا. تو الحمدللہ ہماری مورل اسینڈنسی بہت گین ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے جو اپنی پاور کو, اسٹرینتھ کو اور اپنے وقار کو ری اسٹیبلش کیا ہے, جو ہندوستان سمجھ رہا تھا شاید نمبر لوز ہو گیا, تو اسے دنیا نے ریئلائز کیا ہے. ہمارے پاس جب سے ایک قوت بن کر ہم ابھرے ہیں, اور پاور جب ہوتی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دین پاور ٹاکس ٹو پاور. امریکہ ایسے نہیں ہمارے ساتھ بات کر رہا, ہمیں ایک سینس آف پرائڈ دیا ہے اور ایک ایلیمنٹ آف ڈیفینس ہم نے ثابت کیا ہے. اور یہ آنے والے وقتوں میں سب کو پتا ہے کہ چاہے ہندوستان ہمیں لیسٹ ریلیونٹ یا لیس ریلیونٹ کرنا چاہ رہا تھا, ہم تو دنیا کے ساتھ اور ریلیونٹ ہو گئے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر مودی کی کرٹسی ہے کہ اب دنیا ہم سے انگیج کرتی ہے. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن یہ ہے ہماری جو اب ہے کہ ہم ایک پرومیننٹ سٹیبلائزنگ فورس اس جیوگرافیکل خطے میں ہیں. اب اگر کوئی سمجھتا تھا نہیں ہے تو میرا خیال انہوں نے ریوزٹ کر لیا ہے اپنے تھاٹ پروسیس. ایسے نہیں ہو گیا کہ آپ برٹش جرنلسٹ ہیں, پیئرس مارگن نے ایک آرٹیکل ابھی لکھا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ پاکستان ایئر فورس ہیز میڈ دا ویسٹ ٹو وری اباؤٹ دا ایئر پاور. یعنی ویسٹ وری ہو گئی ہے ہمارے, یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں اسٹیبلائزنگ فورس ہے, اس کو دنیا اکنالج کر رہی ہے. چونکہ کامران آپ یہاں موجود ہیں تو اس ہفتے جو 2 بڑی اہم خبریں تھیں, ایک تو پہلے رائٹرز کا وہ آرٹیکل جس میں انہوں نے کہا کہ جی رواں سال ٹرمپ کے ساتھ تیسری ملاقات ہے, جو پیس کیپنگ فورس ہوگی غزہ کے اندر, پاکستان کی اس کے اندر جو کردار ہے اس حوالے سے بات ہوگی. اس کو بعد میں ریفیوٹ کیا ہے فورن آفس نے بھی, اور اس کے علاوہ عرب نیوز نے بھی کہا کہ ایسی کوئی میٹنگ سکیجول نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو اس وقت فلسطین کے اندر اس معاہدے کی عمل درآمد ہونی ہے, اس میں پاکستان ایک سٹیک ہولڈر ہے. یہ کیا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوگا, یا اس کے اوپر حوالے سے کہ حکومت نے فیصلے کر لیے ہیں, یا ابھی ویٹ اینڈ واچ پالیسی ہے؟ دیکھیں پیچیدہ جو تو یہ بہت معاملہ ہے, آئی تھنک بالکل بھی آسان نہیں ہے پاکستان کو. آبویسلی
तमाम जो ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान फ्रॉम डे वन ट्रंप के इस गजा पीस प्लान में इन्वॉल्व है, और ये सिर्फ गजा पीस प्लान में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ट्रंप ने तो किया है, लेकिन बाकी जो आपके अरब ममालिक हैं उनकी भी बहुत ज्यादा इसके अंदर दिलचस्पी है, इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो पाकिस्तान की जितनी प्रोएक्टिव इसमें शमूलियत रही है, तो कहीं ना कहीं तो ये समझा जाता है कि शायद इन प्रिंसिपल हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा कोई ना कोई रोल होगा। लेकिन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद आई, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमास को डिसआर्म करने से मुतालिक है, और उसमें पाकिस्तान की बड़ी पॉलिसी वाज़ेह है कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो हमारा काम सिर्फ वहां पर जो फलस्तीन के अवाम है, गजा के लोग हैं, उनको असिस्ट करना है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, उनकी ट्रेनिंग करनी है, और किसी भी मुसल्लह ग्रुप को या हमास को डिसआर्म करना नहीं है। तो आई थिंक ये जो बातचीत अभी हो रही है, ये रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट हैं, ये तय होना बाकी है। और मेरा ख्याल है कि जो भी फैसला होगा, इवेंचुअली मेरी अपनी सेंस है कि गिवन कि हमने भी इतना इन्वेस्ट किया है और इसका हमें एडवांटेज भी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि जो अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान एक स्टेबलाइजेशन फोर्स के तौर पर उभरा है, तो एक क्रिटिकल मामला जरूर है, इसके अंदर रिस्क जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी अमेरिका के साथ लेवरेज और बढ़ेगी, आपके जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ भी लेवरेज बढ़ेगी, और जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुस्लिम दुनिया की वाहिद इस्लामी ताकत है, और फलस्तीन का इतना बड़ा मसला अगर कोई बेहतरी की तरफ जाता है और हम अगर उसमें हिस्सा नहीं लेते तब भी लोग तनकीद करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हमारी इंक्लिनेशन जरूर है, कुछ चीजों का तय होना बाकी है, तो शायद उसके लिए बिहाइंड द सीन अभी बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया। कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ मौजूद थे, कामरान यूसुफ साथ मौजूद थे। और जो कीपिंग फोर्स का फैसला है, बड़ी टाइट रोप है, पाकिस्तान के साथ दुनिया की उमंगे भी हैं, लेकिन हमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी और ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करना है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे मुल्क के अंदर टेम्परेचर नीचे करने के लिए जो मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, जो एक बाकायदा इजलास अपोजिशन कर रही है, इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट लोग जैसे फवाद चौधरी साहब और मुख्तलिफ और ग्रुप सीनियर पॉलिटिशियंस इस वक्त एक्टिव हुए हैं कि जी दोनों तरफ मुलाकातें करके जरा मामलात को ठंडा किया जाए। इन कोशिशों में कितना दम है, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वैसे तो मुल्क के अंदर सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो वो जमूद का शिकार है, एक तरीके से एक डेड लॉक है, बंद गली के ऊपर सारा निज़ाम जा रहा है। लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी हिलजुल हुई है, और हिलजुल इस तरह से हुई है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्ते कर रही है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तहत एक 21 और 20 दिसंबर को एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। अब इसलिए जमात इस्लामी के वफ़द से जाके मिला गया, वो फिर विजुअल्स आप देख सकते हैं। मौलाना साहब के साथ मुलाकात हो रही है तहरीक इंसाफ के वफ़द की, शेरपाव साहब से मुलाकात हो रही है मौलाना साहब के इस बाद। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर फिलहाल PMLN जो है वो शामिल नहीं है, हुकूमती इत्तेहादी जमातें शामिल नहीं है। जो हुकूमत है वो उसको रद्द करते हुए कहती है कि जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुकूमती जमातें शामिल नहीं होंगी उस पर कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सकता है। जरा ये सुनिए उनका मौक़िफ़। कौमी कॉन्फ्रेंस ये कैसे है? नहीं हमें तो बुला ही नहीं रहे, हम कौम में शामिल नहीं है। कौमी कॉन्फ्रेंस तो तभी हो ना जो सबको बुलाएं। और दूसरी बात ये है कि वो बुलाना चाहते हैं तो हम तो उनको इससे पहले 10 मरतबा बुला चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ऑन रिकॉर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने इनको दावत दी है। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इस हफ्ते इंटरव्यू दिया है हमारे टेलीविजन एयरवाई न्यूज़ पे ताहिर अशरफ भट्ट साहब को, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि ये कैसी कौमी कॉन्फ्रेंस है, ये माइनस इमरान जो फॉर्मूला है उसकी शुरुआत है, उसकी बुनियाद रखी जा रही है। की नहीं, ये हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस, हुकूमत के लोगों को भी बुलाया जा रहा है और अपोजिशन वालों को भी बुलाया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था उसकी मुकम्मल नफी है। टेक्निकली देखा जाए तो ये -1 का जो फार्मूले की ख्वाहिश दिखाई जा रही थी, इमरान खान को निगेट करने का आगाज है। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने जो 17 दिसंबर को स्टोरी की है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि एक सरकारी ओहदेदार और PTI के 3 जो साबिक रहनुमा हैं और कुछ वुज़रा हैं उनका आपस में राब्ता हुआ है, और एक कोशिश की जा रही है कि कौमी मुज़ाकराती कमेटी के तहत एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, सियासी दर्जा हरारत को
कम किया जाए। और इस कमेटी में चंद बाअसर ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हैं और सरमायाकारी को इन तमाम कोशिशों से मशरूत भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं पसे पर्दा कुछ मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई है, लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कोट लखपत जेल में जो कुछ फैसले सामने आए हैं 9 मई के केसेस के हवाले से, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को तो तीसरे केस में बरी कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिसमें यास्मीन राशिद हैं, साबिक गवर्नर उमर चीमा है, एजाज चौधरी साहब हैं, उनकी सजाओं में 10-10 साल का इजाफा हुआ है। सो प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ। शफी जान साहब मुआविन खुसूसी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बराए इत्तलात। शफी जान साहब, मैं आपसे आगाज करती हूँ। ये जो फवाद चौधरी साहब वगैरह लीड कर रहे हैं जिस इनिशिएटिव को, जिसके अंदर वो कहते हैं जी बातचीत करें और खासतौर पर जेल के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको भी शामिल किया जाए इस पूरे मुज़ाकराती अमल के अंदर और टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। सो मोर और लेस तहरीक इंसाफ क्या इस कोशिशों पे यकीन करती है, क्या इन कोशिशों को वेलकम करती है कि टेम्परेचर नीचे लाने के लिए अगर ये लोग तमाम लोग एक्टिव हुए हैं और मुलाकातें कर रहे हैं? सबसे पहले मारिया साहब आपका शुक्रिया। जहां तक फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल साहब की बात है, मैंने कल भी एक प्रोग्राम पे और एक मीडिया टॉक में ये बात की, तो आज मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी जो एक जाती कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ा। इन्होंने जब मुश्किल वक्त तहरीक इंसाफ पे आया, इमरान खान साहब पे आया, तो सबसे पहले वीडियो 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी और IPP में शामिल हुए। जब आप 2 फरीकैन के दरमियान बात करते हैं, यह हमारा पश्तून कल्चर है, यहाँ पे एक जिरगा सिस्टम है। जब 2 फरीकैन के दरमियान जिरगा होता है तो आप दोनों फरीकैन से इख्तियार लेते हैं। इख्तियार लेने के बाद आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत का आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इख्तियार, जो मैंडेट जिसे आप कह सकते हैं, वो इमरान खान साहब के पास है। फैसला इमरान खान साहब ने करना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, बात करनी भी है कि नहीं करनी, तो वो फैसला तो इमरान खान साहब के पास है। अब ये जो हजरात एक कोशिश कर रहे हैं, खुद को रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की ख्वाहिशमंद भी हैं, ये जो एक जाती कैपेसिटी में ये कोशिश कर रहे हैं, तो इनको तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसने दिया? ये तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इख्तियार है और क्या वो इनके पास है? अगर इनके पास है तो वो इख्तियार तो इमरान खान साहब के पास है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। लेकिन शफी साहब, सवाल ये है कि पिछले 2 सालों के अंदर ये लोग एक्टिव थे, कुछ लोग एक्टिव नहीं थे, कुछ साइडलाइंस पे बैठे हुए थे, अभी दोबारा फाल हुए हैं। इस दौरान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत ने भी सरतोड़ कोशिशें की हैं। कोई फिलहाल हम देख रहे हैं कि इस डेडलॉक का हल नजर नहीं आ रहा। अगर ये लोग इंडिपेंडेंटली अपने तय कोशिश करते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? आप कहते हैं वो PTI का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की भी हम इस वक्त स्ट्रैटेजी को इतनी कामयाब दिखाई नहीं दे रही है टेम्परेचर नीचे लाने में। मारिया साहब, उनकी कोशिश पे हमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये निशान जो बनता है, जो सबके दिमागों में भी आता है, आपके दिमाग में भी होगा, मेरे दिमाग में भी है, जो तहरीक इंसाफ का इख्तियार है, जो मैंडेट है, वो इमरान खान साहब के पास है। उन्होंने कोई मैंडेट इनको नहीं दिया। जब कोई मैंडेट और इख्तियार इनके पास नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो ये क्या टेबल टॉक करेंगे? और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, जहां तक बातचीत की बात है, हम सियासी लोग हैं, हम बिलीव करते हैं मुज़ाकरात पे, हम बिलीव रखते हैं बातचीत पे। बड़े बड़े मसले बातचीत के जरिए और टेबल टॉक के जरिए हल होते हैं। लेकिन अभी जो फिजा इस वक्त बनी हुई है, जो एक माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को, उसकी लीडरशिप को, उसके वर्कर्स को दीवार के साथ लगाने की कोशिश हो रही है, जो रवैया खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला के साथ रखा हुआ है इन्होंने, इस माहौल में कैसे बातचीत होगी, इस माहौल में कैसे मुज़ाकरात होंगे? ये इत्तेमाद की फिजा ही नहीं है। ना हम अगले पे एतबार कर सकते हैं, ना अगले पे कोई इत्तेमाद है हमें, ना ही अगले का कोई इख्तियार है। तो ये सारी चीजें हुकूमत का आपसे कहते हैं इख्तियार नहीं है, मुक्तदरा का आपसे बात करने का मूड नहीं है, तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, वो तो वाजे है, ये चीज बड़े वाजे है कि हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है। हुकूमत कोई बिल भी अपनी तरफ से पेश नहीं कर सकती, कोई कानून साजी भी नहीं कर सकती। किसी चीज का फैसला ये कैबिनेट में लाते हैं तो पहले वहां से अप्रूव होके आता है, और इनके इख्तियार भी नहीं है कि उस फैसले में ये जेर जबर का या काकी का कुछ फैसला करें या कुछ डिफरेंस लेके आए या कुछ चेंज करें। मनो वो फर्मो बरदार बच्चों की तरह ये लाइन में खड़े हैं
क्योंकि इनके पास तो अवामी मैंडेट नहीं है, इनको भी पता है। बैरिस्टर साहब यहाँ मौजूद होंगे, शायद मेरी आवाज उन तक जा रही होगी जी। बैरिस्टर साहब को भी दिल में तो उनको भी ये पता है कि जी हम गैर कानूनी तरीके से आईनी ओहदों पे बराजमान हो चुके हैं 17 सीटों के साथ। अवाम का मैंडेट के पास नहीं है। जब आपके पास अवाम का मैंडेट नहीं होता तो फिर आप किसी किस्म के फैसले के लायक नहीं होते। ठीक है। फिर जो आपको जहां पे बैठाता है आपको हर बात उसकी माननी पड़ती है। सो ये जो गुफ्तगू की है शफी जान साहब ने, बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक तो बड़े बेख्तियार हैं आप लोग, कोई ना फैसला करने के आपके पास ताकत है, ना मैंडेट है, ना आप किसी से गुफ्तगू कर सकते हैं, आप तो जेल में मुलाकातें भी नहीं करवा सकते। आजम सवाती साहब की मुलाकात होनी हो तो वो भी आपके बस में नहीं है, वो हो जाती है। और कई दफ़ा सियासी जमात के जो लेजिट नुमाइंदे हैं उनकी मुलाकातें आप नहीं करवा पाते हैं। अभी जो फवाद चौधरी साहब वगैरह ये कोशिशें कर रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि कुछ संजीदगी का अंसर है? तहरीक इंसाफ में दे स्केप्टिकल अबाउट इट कि भाई चूंकि वो जमात छोड़ चुके हैं तो ये कोशिशें रंग नहीं ला सकती। आपको लगता है ये एक सीरियस कोशिश है या ये पर्सनल सियासत री इन्वेंट करने की एक तरीका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने बिल्कुल बड़े तहम्मुल से और जो बाकायदा तौर पे कंप्लीट जो इनका आर्ग्यूमेंट था, ये जो बात थी वो मैंने सुनी है। इनकी बातों से तो यही लगता है कि फिर हम ना ही समझें। बात तो ये है कि ना ये जमहूरी रवैयों पे जो है यकीन रखते हैं, ना जमहूरी वैल्यूज़ पे यकीन रखते हैं। खुद कह रहे हैं कि बातचीत से ही बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ बैठने के लिए या बातचीत का बाब खोलने के लिए भी ये तैयार नहीं है। अपनी ही बातों में इतना तजाद है। अगर कोशिश कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल आपने फवाद साहब की बात की, दीगर इनके पार्टी के लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये, मैं तो बल्कि अलल ऐलान मैंने इनको कहा और ये तो डिमांड करते हैं कि उन लोगों के नाम बताएं। भाई क्यों नाम बताएं? जो पार्लियामेंट की राहदारियों में सिटिंग मेंबर्स जो बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हमारे से बात करते हैं, सेनेटर्स हो गए, MNAs हो गए, वो कहते हैं खान अपनी सियासत को बंद गली में ले गया है और हमारी सियासतें भी दाव पे लगा दी गई हैं। अब वो बात करें, वो बिल्कुल हलकों वाले लोग हैं, वो बात करते हैं तो ये कहते हैं कि उनका नाम बताएं ताकि हम उनके खिलाफ जो है ट्रोल कैंपेन शुरू कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। आखिर बातचीत ही वाहिद हल है, और जो हम एक नहीं 12 दफा दावत भी दे चुके, बता भी चुके। अब अगर जो संजीदा कोशिश शुरू की हुई है ये फवाद साहब ने, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। बेशक इनकी पार्टी से उनका ताल्लुक उस तरह नहीं रहा, वो अभी भी अपने आप को PTI ही कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो खान जिस दिन बाहर आ गया तो इन सब की छुट्टी हो जानी है। और आप ये देखें कि बड़े केयरफुली, मतलब जो लोग सेनेट में हैं, जो लोग मेंबर नेशनल असेंबली हैं, या जो लोग यहाँ पे इस्लामाबाद या इधर हैं और KP सूबे की हुकूमत के साथ मुंसलिक नहीं है, तो आप देखें कि एक टग ऑफ वॉर चल रही है। इनके बीच में भी PTI के अंदर भी ऐसे लोग हैं। अब आप देखें कि ये बयान जो ये पॉलिसी है KP की, वो इट्स पोल्स अपार्ट। जो बयान यहाँ पे चेयरमैन का है, जो बात सेक्रेटरी जनरल की है, KP के अपना ही एक तर्ज है, वो अपनी ही सिमत में लेके जाना चाहते हैं इस तमाम चीजों को। और ये सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं KP हुकूमत या KP हुकूमत के ओहदेदार और उनका वजीर आला। तो मैं अब नहीं कहूंगा, खैर आई थिंक उनकी थोड़ी बहुत जो है उनको सेंस पता चली है चीजों की कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल हेड ऑन जो है चीजों को लेके जाएं। और एक सूबे के वजीर आला की एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होती है। आप देखें कि वो बिल्कुल तावन कर रहे हैं। शफी साहब खुद ये तावन की जो आप बात कर रहे हैं ना बैरिस्टर अकील साहब, प्रॉब्लम ये है कि जो गड्ढापुर साहब थे वो भी बहुत तावन कर रहे थे, उनको भी आपने पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी और उनका भी यहाँ पे सियासी तौर पे उनको इतना रास्ता नहीं दिया कि वो कोई ब्रिज बिल्ड कर सके। और मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, वो आपके साथ बहुत तावन कर रहे थे। इसी तरीके से सोहेल आफरीदी साहब के साथ भी आप लोग उनको पॉलिटिकल लेवरेज नहीं दे रहे हैं। ये तो एतमाद अगर बिल्ड करना है तो गवर्नमेंट ने करना है, CBM तो गवर्नमेंट्स ने करने होते हैं ना उनकी तरफ से। हम तो बिल्कुल दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि देखें आपके गवर्नेंस इश्यूज हैं, CT के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से वो तावन तो चल रहा है। अभी NFC की पहली जो मीटिंग हुई है इसमें वो बिल्कुल उन्होंने हिस्सा लिया। सर पॉलिटिकल ताउन भी चाहिए ना, को एग्जिस्ट करना है। एक गवर्नेंस का ताउन अलहदा है, जो पॉलिटिकल ताउन है जहां पे एक दूसरे को ब्रीदिंग स्पेस देनी है, वो नहीं दिया गया। इसकी वजह से फिर गड्ढापुर साहब को जाना पड़ा, वो नहीं क्रिएट कर सके वो ब्रिज जो इसकी ख्वाहिश विफाक को भी थी और शायद सूबे को भी थी। मेरे ख्याल से ब्रीदिंग स्पेस की जो आप बात कर रही हैं, क्या ये ब्रीदिंग स्पेस हो कि जो इनके 9 मई के केसेस हैं या दीगर केसेस हैं उनको बिल्कुल फुल स्टॉप या उनको पॉज कर दिया जाए? ऐसा तो नहीं होता।
किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसी चीज नहीं होती, डायलॉग और ये चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। द लॉ हैज ऑलरेडी टेकन इट्स कोर्स, और बिल्कुल जो एक तो मैं समझता हूँ कि डिले भी हो रहा है, क्योंकि 9 मई के अफसोसनाक वाक़े को कितना टाइम गुजर चुका, लेकिन अभी भी देखें कि आज एक इतने डिले के बाद एक और फैसला आया। अब यहाँ पे ये जो चीज देखने की जरूरत है ना कि डिलेज हो रहे हैं, तो ये इनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। बिल्कुल, और उस डिले के नतीजे में शाह महमूद कुरैशी साहब 2 साल जेल में रहे भी, और आज उनको एक और केस के अंदर एक्विट कर दिया गया है। तो उसका फ्लिप साइड भी है कि सियासी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो डिले की वजह से 2-2 साल 3-3 साल जेल के अंदर हैं, जिनके कसूर नहीं साबित हो रहे बाद में। यही बात है, देखें फिर उनको कौन कॉम्पनसेट करेगा। बात तो ये है ना कि ये केसेस तो उनके ऊपर हैं, ये प्रोसेस खुद जो है तावन करके तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि इनको नहीं सर, लगता है ना फिर कि सियासी बुनियाद पे केस बनाना, इस वजह से क्योंकि अदालतें तो क्विट कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये केस मैनिफाइड था, सियासी बुनियाद पे बनाया गया था ना शाह महमूद कुरैशी का स्पेसिफिक केस में। अगर नॉट एट ऑल, देखिए जब एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की मशीनरी को जो है वो किक स्टार्ट करती है, और फिर उसमें पूरे प्रोसेस में आप देखें कि एविडेंस जिसके खिलाफ है, जिसके खिलाफ नहीं होता, वो पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस के गो थ्रू तो आपको होना है। अब यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये उनको भी शक की नजर से देख रहे हैं, ये उनको भी पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि वो क्यों छूट रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना डिफेंस जो है वो वर्जन जो उनका था, उनकी साइड से था, वो उन्होंने पेश किया, उन्होंने पूरा अपना वर्जन जो है वो सब्सटैंशिएट किया, अपना डिफेंस पेश किया। क्यों नहीं ये डिफेंस पेश कर सक रहे? यास्मीन राशिद साहिबा, दीगर जो लोग थे, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनके जो भी सबूत हैं वो सामने हैं, और उन सबूतों की बुनियाद पे ही मारिया साहिबा सजा हुई है। अगर किसी की कोशिश है बातचीत के हवाले से कि बिल्कुल टेम्परेचर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ आए, बातचीत का बाब रास्ता खोलना चाहिए, मैं तो चाहूंगा कि बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, और टेबल पे ही बैठ के ये तमाम तर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होगा, डायलॉग होगा, इसी के थ्रू बातचीत जो है। ठीक है शफी जान साहब, अब सूरत हाल ये कि तो मामला हल तलब होंगे। ठीक है, 20-21 तारीख को जो कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एजेंडा क्या है? तो आप बाकी अपोजिशन की जमातों से बातचीत तो कर रहे हैं, कुछ मौलाना साहब ने भी कहा कि मुलाकात तो हुई है, लेकिन सही तरीके से वो एजेंडे के बारे में मालूम नहीं। क्या इसका ओवरऑल खदोखाल है? क्या खाका है? क्या कोई तहरीक अनाउंस करना चाहते हैं? क्या किस तरह इस कॉन्फ्रेंस से कौन से मकासद हैं और कैसे हासिल करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल कल और परसों 2 दिन कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को दावत दी गई है सिवाय गवर्नमेंट के, क्योंकि हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट फरीक है। अच्छा, गवर्नमेंट जो इस वक्त है वो फरीक बनी हुई है, तो उनके अलावा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को दावत दी गई है, और हमारी तमाम तर लीडरशिप उसमें शिरकत करेगी। और हम जो 9 अप्रैल से लेके आज तक जिस तरीके से जो सीक्वेंस आप देख रहे होंगे, 9 अप्रैल से 9 मई से फिर 8 फैब से फिर खान के केसेस और FIR अडियाला, आप सब देख रहे हैं जी। इस पे एक कंसेंसस बिल्ड करने की हम कोशिश करेंगे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की, और एक कंक्लूजन की तरफ हम चाहते हैं कि हम वो कंक्लूजन क्या होगा? वो कंक्लूजन क्या होगा? क्या कोई मूवमेंट है, कोई क्योंकि सियासी तहरीक है, क्या ऑप्शंस हैं उस कंक्लूजन में? देखिए इसमें ऑप्शन तो काफी सारे हैं मारिया साहिबा, उस पे तमाम लोगों से हम तजवीज लेंगे, जो हमारे हम ख्याल हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, जो हमारे हम ख्याल सियासी पार्टियां हैं, उनसे तजवीज लेंगे, और उन तजवीज की रोशनी में ही कोई फैसला किया जाएगा। तो 2-3 ऑप्शंस है ना। पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई आप कोई स्ट्रीट एजिटेशन करें, दूसरा है कि आप कोई तहरीक चलाएं, यही 2-3 ऑप्शंस है, और तो कोई आउट ऑफ बॉक्स ऑप्शन तो बाज़ाहिर नजर नहीं आता है पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अगर एक साइड से अगर हम देख लें तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 4 से 5 ऑप्शन हमारे पास है। इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च है, धरना है, मजम्मत हो सकती है, KPK की सरहद हम बंद कर सकते हैं, मुज़ाकरात का ऑप्शन भी एक है, तो हम तमाम ऑप्शंस पे तजवीज लेके किसी कंक्लूजन की तरफ निकलेंगे। अच्छा ठीक है। ये जो हमारी सब बात की कॉन्फर्मेशन होगी, जिस बात को मैंने पहले जिक्र किया था सरहदें बंद करने के हवाले से। अब ये देख लें, ये इसकी कॉन्फर्मेशन खुद जो है शफी जान साहब ने कर दी है। फिर इनको जलाओ घिराओ वाली जो सियासत है उस पर भी, और उसके साथ कौन से जलाओ गिराओ इंतहाई जरूरी, कौन से जलाओ गिराओ हम कर रहे हैं? हमारा आप कह रहे हैं ना लॉन्ग मार्च हम करेंगे, कानूनी हक है। आप कह रहे हैं ना कि आप लॉन्ग मार्च करेंगे, तो लॉन्ग मार्च का यही है कि आप धरना देंगे, आप जलाओ घिराओ पढ़ाओ, तो धरना देना, किसी एहतजाज में शिरकत करना, खेल सब गैर आईनी गैर कानूनी। The entire story then repeats itself again। ये वही चीज दोबारा देखे ना, नवंबर में जो किया, वही अक्टूबर में जो किया, वही चीज दोबारा। चलिए इसको क्लियर कर दे शफी जान साहब, जो आपने कहा ना सरहद बंद करेंगे सूबे की, वो जरा एक तशवीशनाक बात है ना, तो उस पे
मैं अकील साहब की बातों का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन अकील साहब बीच में खुद कूद पड़े हैं। अकील साहब ने कहा कि ये राहदारियों में हमें लोग कहते हैं कि ये इमरान खान की सियासत और हमारी सियासत खत्म हो रही है। हम भी सियासी लोग हैं, मैं भी अपना हल्का जीत के आया हूँ। जितने भी इस वक्त हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो शायद नेशनल असेंबली में है, प्रोविजनल असेंबली में है या सेनेट में है, सब इमरान खान की मरहून मिन्नत है। किसी की सियासत वैल्यू नहीं रखती। इमरान खान की मरहून मिन्नत ही हमारा वोट है। इमरान खान की मरहून मिन्नत की वजह से आज वजीर आला सोहेल अफरीदी है, आज मैं वजीर इत्तलात हूँ। ये जो राहदारियों में बातें करते हैं, या तो इनके नाम ले, अगर नाम नहीं ले सकते फिर जो ऐसा करने की कोशिश करेगा, जो आप शुरू इंट्रो में आपने कहा कि ये माइनस इमरान का एक अली मोहम्मद दुरानी साहब को आपने कोट किया। अगर कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब से डिस्टेंस इख्तियार करना चाहता है या उनको माइनस करने की सोच रखता है या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहता है, तो पाकिस्तान की जमीन उस पर हम तंग करेंगे। अच्छा, सही, ये तो ऑप्शन है ही ये नहीं। भी लगे हाथों पूछ लीजिएगा इनसे, मारिया साहबा, लगे हाथों ये भी पूछ लें कि हुकूमत का मतलब क्या, हुकूमत और उसके इत्तेहादी जिनको आपने नहीं बुलाया या नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो फिर जिस तरह राना साहब ने कहा ना हुई, और फिर ये बताएं कि हुकूमत का मतलब क्या है, सिर्फ नून लीग और बाकी सबको आपने बुलाया, पीपल्स पार्टी को बुलाया, एमकेएम को बुलाया, आईपीपी को बुलाया, क्या इन दीगर जमातों को इनविटेशन एक्सटेंड की है अपनी जो कौमी कॉन्फ्रेंस जिसको ये नाम दिया है? ये कौमी कॉन्फ्रेंस गालिबन ये ऑपोजिशन की जमातों का है। हाँ जी। अदील साहब, आप फरीक हैं, आपकी हुकूमत को हम मानते ही नहीं है। आप तो 17 सीटों पे आए हुए लोग हैं, आपने तो डाका डाल के फरीक बस ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या उसके एलाइज, मतलब हुकूमत की, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, तो एलाइज भी साथ आपने मिलाए हैं या एलाइज में से किसी को दावत दी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर कोई सियासी जमात होती और अगर कोई भी आप में या आपकी सोच में जमहूरियत होती या जमहूर की कोई सोच विचार होती, तो आप 8 फरवरी को इमरान खान के मैंडेट पे डाका ना डालते और आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 180 सीटें थी, आप उनको दावत देते कि आप हुकूमत बनाएं। चले, मुझे अब इस बहस को यहाँ थोड़ा सा समेटना है। 220 खा गए। चले अकील मलिक साहब, इसमें मुझे इस बहस को यहाँ पे समेटना है। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 20-21 तारीख की, इसमें 4-5 ऑप्शंस हैं जो तहरीक इंसाफ ने बताए हैं, जबकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी की कोशिशों को हुकूमत जो है वो कहती है कि एक संजीदा कोशिशों के तौर पर देखा जा सकता है, इसका खैर मकदम करना है। तहरीक इंसाफ के अंदर अभी बहुत स्केप्टिसिज्म है, वो उनकी इन कोशिशों को शक की निगाह से देखते हैं और समझते हैं कि वो जमात को पहले छोड़ के जा सके। तो इधर इस वक्त मुल्क की सियासत खड़ी, अगेन वही जो डेडलॉक है, इसके बीच में से रास्ता कैसे निकलेगा, ये अब देखते हैं जी। सियासत इस मुल्क के अंदर जितनी इस वक्त रुकी हुई है, क्या अपने कोई रास्ता बना पाती या नहीं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। ब्रेक पे जाएंगे जब वापस। तो गजा के अंदर इस वक्त सर्दी की वजह से जिस तरह बच्चे और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात मुतासिर हो रही हैं, आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूनिसेफ की तशवीशनाक रिपोर्ट है, सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ न मिलने पर गजा में अमवात बढ़ सकती हैं। अब बच्चों की अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने गजा में बच्चों की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और खबरदार किया कि गजा के बच्चों पर मौसमी असरात और जारी इंसानी बहरान संगीन खतरा बन चुके हैं। यूनिसेफ ने कहा कि गजा में लाखों बच्चे आरजी खेमों में रह रहे हैं और शदीद सर्दी, नाकस पनागाहों और खाने, सेहत और हिफाजती सहूलतों की कमी के बायस इनकी जानों को खतरा लाहक है। इदारे ने खबरदार किया कि अगर बड़े पैमाने पर मौसमी सरमा से बचाव के इक़दाम ना किए गए तो नौमौलूद और नन्हे बच्चों की अमवात में मजीद इजाफा हो सकता है। फलस्तीन में यूनिसेफ के कम्युनिकेशन चीफ जोनाथन कर्कस ने अल जजीरा से गुफ्तगू में कहा कि गजा में बच्चों के रिहायशी हालात इंतहाई खौफनाक हो चुके हैं। उनका कहना था कि बच्चे ऐसे खेमों में रहने पर मजबूर हैं जो बारिश के पानी से भर चुके हैं, कंबल भीग चुके हैं और बच्चों के पास कपड़ों के सिर्फ 1 या 2 जोड़े हैं, जिसके बायस उन्हें खुश्क रखना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के बायस बीमारियों के फैलाव के खतरे से भी खबरदार कर दिया। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि गजा में हालिया तूफानों के बायस होने वाली अमवात को महज खराब मौसम का नतीजा करार नहीं दिया जा सकता। तंजीम के मुताबिक ये अमवात इसराइल की जानिब से पनाह और मुरम्मत के सामान की फराहमी रोकने का नतीजा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।